मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं आपको सिविल मामलों में जैसे यदि वादी की मृत्यु हो गई तो क्या उसके एलार्स को विधिक प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाया जा सकता है, या वाद के चलते प्रतिवादी की मृत्यु हो गई तो क्या उसके एलार्स को विधिक प्रतिनिधियों को दावे में पक्षकार के रूप में लाया जा सकता है, इस विषय पर प्रकाश डालने जा रहा हूँ। वीडियो महत्वपूर्ण है, शुरू से अंत तक देखें, बीच में इसको एस्केप ना करें जिससे सारी जानकारी आपकी समझ में आए। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी मामले में सिविल न्यायालय के समक्ष अधिकार, दायित्व और अनुतोष के लिए प्रतिवादी या प्रतिवादियों के विरुद्ध मामला सिविल न्यायालय में सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय में लगाता है। वादी दावा तैयार कराता है अपने वकील साहब से, प्रतिवादी जिससे वह रिलीफ चाहता है, अनुतोष चाहता है, उसके खिलाफ मामला लगाया जाता है। तो मामला चलने के दौरान यदि वादी या प्रतिवादी की किसी भी कारण से मृत्यु हो जाती है तो न्यायालय की जानकारी में ये तथ्य लाना आवश्यक होता है। और आदेश 22 जो सीपीसी का है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 22 में इस बारे में व्यवस्था दी गई है। आदेश 22 सीपीसी का सिविल प्रक्रिया संहिता का कहता है कि यदि वाद लाने का अधिकार बचा रहता है तो पक्षकार की मृत्यु से उसका उपशमन नहीं होगा, अर्थात नो अबेटमेंट बाय द पार्टीज डेथ इफ राइट टू स्यू सर्वाइव्स, ये इन्होंने कहा है। जहाँ कई या वादी या प्रतिवादी में एक की मृत्यु हो गई है तो भी वाद लाने का अधिकार बना रहता है, और कई वादियों में से एक या मात्र वादी की दशा में प्रक्रिया, या कई प्रतिवादियों में से एक या मात्र प्रतिवादी की मृत्यु की दशा में प्रक्रिया। तो कुल मिलाकर ये कहने का है कि जब दावा चल रहा होता है तो या तो वादी मर गया या प्रतिवादी मर गया, एक या अधिक वादी या प्रतिवादी हो सकते हैं, तो वो सूट का लाने का अधिकार सामान्यतः समाप्त नहीं होता है। और न्यायालय में इस बाबत डेथ ऑफ प्लेंटिफ और डिफेंडेंट इसकी सूचना पक्षकार को या वादी प्रतिवादी की मृत्यु के बारे में या प्रतिवादी वादी की मृत्यु के बारे में देता है, और इस आधार पर उसका डेथ सर्टिफिकेट के साथ एक एप्लीकेशन उसके विधिक प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाने के लिए न्यायालय को के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। जो वादी या प्रतिवादी की मृत्यु के 90 दिन के अंदर ये न्यायालय के समक्ष आवेदन उसी सक्षम न्यायालय जिसमें आपका दावा या चल रहा है, दावा वादी का प्रतिवादी के विरुद्ध प्रस्तुत करना होता है। किसी कारण से यदि 90 दिन से डिले हो जाता है तो सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत एक कंडोनेशन का आवेदन देना होता है, जिसमें बोनाफाइड जो भी रीजन था, आपको जानकारी नहीं हुई, किसी कारण से देरी हो गई, तो शपथ पत्र के साथ समर्थित करते हुए वादी या प्रतिवादी प्रस्तुत करता है। न्यायालय उस पर विचार करता है, दोनों पक्षों को सुनता है। अगर स्वाभाविक कारण पाता है, बोनाफाइड ग्राउंड्स हैं, तो न्यायालय सेक्शन 5 की लिमिटेशन को भी अलाउ कर देता है। और इस तरह 90 दिन के अंदर जब भी मृत्यु वादी या प्रतिवादी की होती है, आदेश 22 के तहत वो वादी या प्रतिवादी न्यायालय के समक्ष एलार्स को रिकॉर्ड पर दावे में लाने के लिए आवेदन देगा। मुकदमे में जो बचाव करने वाला या जिसके विरुद्ध दावा लाया जाता है उसे प्रतिवादी कहा जाता है, और जो दावा लाता है उसे वादी कहा जाता है। मुकदमे में प्रतिवादी की मृत्यु होने पर जिस भी पक्षकार के ज्ञान में ये चीज़ आई है वो न्यायालय को इसकी सूचना देगा, आवेदन लगाएगा। और वाद का कारण अगर बचा है, जैसे पति पत्नी के मध्य तलाक का मामला है, एक कोई भी मर गया, तो वो वहीं फिर केस को न्यायालय डिस्पोज ऑफ कर देता है, क्योंकि उसमें कोई अब रिलीफ खास शेष बचा नहीं है। संपत्ति से रिलेटेड कोई एग्रीमेंट वगैरह अगर हुआ है और किसी तरह का दावा चल रहा है, तो ऐसे मामले में वादी के नुकसान की यदि क्षतिपूर्ति नहीं हुई है, भरपाई नहीं हुई है, तो उसके एलार्स को रिकॉर्ड पर लाने का आवेदन सामान्यतः स्वीकार हो जाता है। प्रतिवादी की अगर मृत्यु हो गई है तो संपत्ति को नीलाम करने के लिए भी आदेश 22 के तहत उन प्रतिवादी के जो वैधिक प्रतिनिधि हैं या वैधानिक प्रतिनिधि हैं, एलार्स हैं, उनको रिकॉर्ड पर लाने का वाद कारण शेष होने के कारण उन्हें प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाया जाता है। और ये मैंने जैसा बताया, वादी या प्रतिवादी 90 दिन के अंदर इस आवेदन को लाएंगे। डेथ होने के लिमिटेशन अगर किसी कारण से देर हो गई है तो वाद के कारण में, तो 90 दिन के बाद भी वो कंडोनेशन ऑफ डिले के आवेदन के साथ न्यायालय बोनाफाइड रीजन और शपथ पत्र से समर्थित होने पर उसे स्वीकार कर लेता है। लेकिन इन्फॉर्मेशन की एक न्यायालय को एप्लीकेशन देनी होगी, और यदि प्रतिवादियों में से एक का भी पता है तो न्यायालय को सूचित करना होगा। न्यायालय उनको तलब करेगा कि आपके अन्य डिपेंडेंट कौन कौन है, उनकी डिटेल दीजिए, और उस आधार पर न्यायालय के आदेश के अनुसार कौन कौन उसके दावे में जो इन्वॉल्व हैं उनकी सूचना न्यायालय बुलाकर मुकदमे में जोड़ने के पश्चात उसी प्रक्रम से उस दावे को आगे बढ़ाएगा, और उसमें रिलीफ के लिए जो कुछ भी एविडेंस होना है और कोई कार्यवाही आगे शेष है, सारी प्रक्रिया अपनाते हुए उस मामले का डिस्पोजल अकॉर्डिंग टू लॉ ऑन मेरिट्स करेगा।
तो इस तरह जो मैंने सूचना आपको बताई कि वादी या प्रतिवादी की न्यायालय के समक्ष वाद लंबित रहने के दौरान मृत्यु होने पर क्या कार्रवाई की जाएगी, ये चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। चैनल पर लगभग 20,000 मेरे सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनका भी हृदय से तहे दिल धन्यवाद करता हूं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल देख रहे हैं, मैं उनका भी आभारी हूं। कृपया चैनल से जुड़े रहिए, अपने विधिक ज्ञान को बढ़ाइए। जैसा मैं कहता आ रहा हूं कि नॉलेज इज़ पावर। आप जितना विधि के बारे में जानकारी रखेंगे उतने सक्षम होंगे। चैनल का मुख्य पर्पज़ सोशल कॉज है, जिससे आम आदमी को कानून की जानकारी प्राप्त होती रहे और कानून में जानकारी लेकर वो सशक्त बने। तो इस तरह मैंने डेथ ऑफ प्लेंटिफ और डेथ ऑफ डिपेंडेंट इन सिविल केसेस के बारे में आपको सामान्य रूप से जानकारी दी। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। एक और अनुरोध है, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का एक यूट्यूब पर चैनल अर्चना RTF के नाम से है, कृपया उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। और इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।